नमस्कार। ज्योतिष विद्या को समर्पित स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या किसी मांगलिक व्यक्ति की शादी लड़के या लड़की की गैर मांगलिक से भी हो सकती है। आजकल बहुत ये समस्या आती है, विवाह के लिए लड़का लड़की ढूंढने में एक बड़ी बात आड़े आ जाती है कि कभी लड़का मांगलिक है तो लड़की नॉन मांगलिक है, या लड़की मांगलिक है लड़का नॉन मांगलिक है। इसमें बहुत भ्रम फैले हुए हैं। हम इसको मैं स्पष्ट कर दे, कुछ एक दो वीडियो और में भी हमने कुछ चीज़ें स्पष्ट की है मंगल दोष के बारे में। पहली बात तो ये है कि हम मंगल दोष नहीं, इसे मंगल योग ज़्यादा मानते हैं। मंगल की स्थिति से जो विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उसको हम मंगल योग मानते हैं कि मंगल कहाँ है। इसको सही मायने में दोष नहीं कहा जा सकता। हाँ, व्यक्ति मांगलिक होगा। जब कुंडली मिलान किया जाता है तो अधिकतर ज्योतिषी सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में से कोई मांगलिक है या नहीं। इसमें सवाल ये उठता है कि मांगलिक कौन है, किसको मांगलिक कहेंगे। हमने देखा बहुत लोग कहते हैं कि ज्योतिषी ने कहा मैं मांगलिक हूँ, मांगलिक वो होता नहीं कई बार। अगर मंगल आपकी लगन कुंडली में लगन वाला घर, जो पहले घर से गिनकर पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में मंगल स्थित हो तो व्यक्ति मांगलिक कहलाएगा। फिर कई ज्योतिषी सही मायने में मांगलिक इसी को बोलते हैं, लेकिन और जाते हैं तो कई ज्योतिषी चंद्र लगन, जिसको हम राशि या चंद्र राशि बोलते हैं, उससे भी देखते हैं कि जहाँ चंद्रमा है उससे मंगल की स्थिति क्या है। अगर उससे मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में हो तो भी उसको मांगलिक कहते हैं, उसको चंद्र मांगलिक कहते हैं। अगर ये पुरुष चंद्र मांगलिक हो तो उसे पाग मांगली या पगड़ी मांगलिक भी कहते हैं, और लड़की की अगर चंद्र कुंडली से मांगलिक हो तो उसे चुनरी मांगलिक भी बोलते हैं। ये ऐसे प्रचलित शब्द है। फिर अगर दोनों लगन कुंडली और चंद्र कुंडली से भी दोनों में व्यक्ति मांगलिक हो तो उसे डबल मांगलिक भी बोलते हैं, डबल मांगलिक। लेकिन अगर चंद्र कुंडली में ही मांगलिक हो, लगन कुंडली में ना हो, तो उसे आंशिक मांगलिक भी बोला जाता है। अब देखिए, एक सीधा हिसाब मैं बता दूं कि अगर 12 में से 5 घरों में मंगल होने पे व्यक्ति मांगलिक होगा तो सीधा प्रोबेबिलिटी, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 5/12, 5 को 12 से भाग दें, 100 से गुना करें तो व्यक्ति 42% के करीब, 42% के करीब लोग मांगलिक होते हैं। अब विवाह में ये चीज़ परेशानी तो है, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी समझते हैं लोग जब बनाई गई है। पहली बात तो हमने बता दी कि 42% लोग लगभग मांगलिक होते हैं और 58% नॉन मांगलिक होते हैं। बात तो ये आ जाती है सही मायने में रिश्ता ढूंढने की कि 42 को 42 में से ढूंढना है और 58 को 58 में ढूंढना है। अगर जब मान ली जाए कि मांगलिक की गैर मांगलिक से शादी नहीं हो सकती तो भी अब ये तो दिक्कत आएगी। कहीं आपको नौकरी पेशा लड़का ढूंढना है, कहीं आपको अपनी कास्ट में देखना है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पेशे में से ढूंढना है। कई लड़कियां कहती वो लड़का देखना है जो माँ बाप के पास ना रहता हो। कई लोग नौकरी वाली लड़की चाहते हैं और कई लोग कहते हैं नौकरी करती हो लड़की, बिल्कुल रिश्ता नहीं करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें एक ये भी फैक्टर आ गया कि मांगलिक या नॉन मांगलिक। ऐसी भी बात नहीं। दूसरी बात, कुंडली मिलान क्या होता है? अष्टकूट मिलान कहते हैं। 8 भागों में 36 गुण बांटे गए हैं, हर एक को पॉइंट दिए हैं, किसी में 8, किसी में 7, किसी में 3, किसी में, वो गुण कुल मिला के 36 गुण होते हैं। ये देखा जाता है 36 में कितने गुण मिलते हैं। आमतौर पे माना जाता है 18 या अधिक गुण मिले तो शादी की जाती, वरना नहीं। अब विधि के हाथ चीज़ें हैं। ये नहीं कि कुंडली मिलाकर शादी की तो कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, और नहीं मिलाकर की तो पता नहीं बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। रामचंद्र सीता जी का विवाह
कहते हैं 36 के 36 गुण मिलते थे। मुनि विशिष्ट और ऋषि विश्वामित्र जैसे उनके दरबार में थे। उन लोगों के मिलान के बाद जो हुआ आप सब जानते हैं, उसको क्या दोहराना है। इसलिए आजकल कई लोग 36 के 36 गुण मिल जाए तो पंडित लोग शादी को मना भी कर देते हैं। खैर, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि अगर 100 में से 50 आ गए तो बंदा पार, नहीं तो इधर रह गया। अगर 70 70.5 गुण मिल गए तो आप शादी नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। एक मोटे तौर पे देखने के लिए है। और एक और बात, ये उस ज़माने में बात थी जब लड़का लड़की को नहीं देखता था, दूर दूर लोग रहते थे, घर बाहर नहीं देखा होता था, कुछ पता किया होता था बस, या नाई जाता था या आपका प्रतिनिधि जाता था, ब्राह्मण जाता था, वो रिश्ता पक्का करके आता था, तब ये देखा जाता था। आजकल तो आप उसके सर्टिफिकेट देख लेते हैं, कितना पढ़ी है कितना नहीं, कद काठ नाप लेते हैं, घर बाहर का पता कर लेते हैं, तो इसका वो महत्व नहीं रह गया है। लेकिन ग्रहों का अपना महत्व है, ज्योतिष का अपना महत्व है। जो मानते हैं उनके लिए है, जो नहीं मानते, अब भारत के अलावा तो कोई कुंडली मिलान होता नहीं है, तो ऐसा नहीं। हालांकि कई लोग कहते हैं कि पश्चिम देशों में कुंडली मिलान नहीं होता, तभी तो तलाक ज़्यादा होते हैं। बात दोनों तरफ है। अब क्या अगर मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से हो जाए तो क्या हो जाएगा? जो ही नहीं कि आसमान ही टूट पड़ेगा। देखना चाहिए कुछ चीज़ें और हैं। एक तो ये बात है कि अकेला मंगल नहीं, अष्टकूट 36 गुण भी हैं अपनी जगह। और जो कुंडली से सॉफ्टवेयर मिलाते हैं उसमें कुछ चीज़ें होती ही नहीं। जैसे कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, नमाज कुंडली क्या कहती है, और पुरुषों की कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है। पुरुषों में वैवाहिक सुख के लिए शुक्र देखा जाता है, और लड़कियों के वैवाहिक सुख के लिए गुरु की स्थिति देखी जाती है। उनका अपना मतलब है। सारा जो आप मंगल के ऊपर डाल दें तो ऐसी बात नहीं है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें मंगल दोष का निराकरण हो जाता है। कुछ इसमें भेद है। कुछ जोशी कहते हैं कि मंगल दोष समाप्त हो जाता है, कुछ कहते हैं समाप्त नहीं होता, कम हो जाता है। हमारा ये मानना है कि जो परिस्थिति हम बताने जा रहे हैं इसमें मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है, समाप्त नहीं होता। लेकिन ऐसे में कुंडली का अच्छी तरह मिलान करके गैर मांगलिक से शादी कर सकते हैं अगर इनमें से कोई चीज़ हो। पहली बात ये माना जाता है कि 28 साल की आयु के बाद मंगल का प्रभाव कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है, अलग अलग विचार है। तो उसका मंगल का या तो समाप्त हो जाता है, वो प्रभाव नहीं रहता जितना माना जाता है। एक दूसरी बात, अगर मंगल उच्च का हो, मकर में उच्च का होता है, या स्व राशि हो, मेष या वृश्चिक राशि में हो, तो मंगल दोष को अधिकतर जोशी समाप्त मानते हैं। कुछ कहते हैं कि कम हो जाता है। फिर मंगल के साथ गुरु हो या मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, या जो मांगलिक है उसकी कुंडली में सप्तम भाव पर 7वें घर पर गुरु की दृष्टि होने से भी यही चीज़ होती है। मंगल दोष का प्रभाव बहुत कम या समाप्त माना जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं अगर मंगल मित्र राशि में हो तो भी समाप्त मानते हैं। हालांकि हमारे विचार में उससे कुछ ही कम होता है, अधिक कम नहीं होता। जैसे मंगल अगर चंद्रमा, गुरु, सूर्य के घरों में हो तो ये इसके मित्र हैं। जैसे कर्क में हो, वृश्चिक में हो, धनु में हो, मीन में हो, तब भी इसका प्रभाव कम माना जाता है। तो जो कई घातक चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूँ कि सप्तमेश अगर अष्टम में बैठा है, वैसे तो छठे भाव में भी बैठा हो तो वैवाहिक जीवन में बाधा आती है, रिश्ता होने में भी आती है। लेकिन अगर सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। उसमें शादी से पहले कुंभ विवाह या पेड़ पीपल आदि के साथ विवाह का, या विष्णु या सूर्य की प्रतिमा के साथ एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक शादी की सलाह दी जाती है। हालांकि बहुत से जोशी मांगलिक होने पे भी ये सलाह देते, हम तो नहीं देते। तो दूसरी बात यह है कि अगर एक लगन कुंडली में ऐसी स्थिति हो लेकिन नमाज कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी हो तो ये उसका दोष या प्रभाव कम हो जाता है। अगर नमाज में पोजीशन अच्छी ना हो, स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन लगन कुंडली में ठीक हो तो थोड़ा सा दोष माना जाता है। तो इन सबको देख के एक टोटलिटी में फैसला होना चाहिए, अकेले मंगल को देख के नहीं। लेकिन एक बात हम लगभग जो सभी जोशी कहते हैं हम भी सहमत हैं, अगर लड़का या लड़की मांगलिक हो और आप इस चीज़ को मानते हो तो शादी केवल विवाह जो है कुंडली मिलान के बिना नहीं करना चाहिए।
आप सबको हमारी शुभकामनाएं। वैसे मंगल का नाम ही मंगल है, शुभ है, अशुभ नहीं, डरे नहीं। धन्यवाद।